इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूसो। रूसो एक पश्चिमी राजनीतिक विचारक है और रूसो को एक वीडियो में पढ़ पाना संभव नहीं होगा, इसलिए हम इसके 4-5 वीडियो बनाएंगे और रूसो को फिर 4-5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वैसे तो रूसो थोड़ा सा मुश्किल विचारक है, लेकिन यदि इसको हम आसान भाषा में पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो रूसो में हमें सबसे पहले इसका परिचय पढ़ना है और परिचय के साथ साथ इसकी जो पुस्तकें हैं, इसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद में विषमता का विश्लेषण पढ़ना है। उसके बाद में रूसो की प्राकृतिक अवस्था, उसके बाद में रूसो का सामाजिक समझौता और उसके बाद में रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत। और इसके बाद में हम एक और विचार पढ़ लेंगे रूसो का, और वो है संप्रभुता संबंधी विचार। तो रूसो एक सामाजिक समझौतावादी विचारक है। जो समझौतावादी विचारक हैं वे 3 विचारक हैं, होब्स, लोक और रूसो। होब्स, लोक और रूसो, इन तीनों विचारकों को सामाजिक समझौतावादी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही विचारक मानते हैं कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके किया है। इसलिए होब्स, लोक, रूसो, इन तीनों को सामाजिक समझौतावादी कहते हैं। तो पहले हम रूसो पढ़ेंगे, उसके बाद में होब्स और लोक भी पढ़ लेंगे। तो रूसो में इस वीडियो में हम केवल रूसो का परिचय और रूसो की पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, और बचा हुआ रूसो अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रूसो के लेख व उसकी पुस्तकें। तो रूसो का सबसे पहला लेख है डिस्कोर्स ऑन दी मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं डिस्कोर्सेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। डिस्कोर्स का मतलब होता है विचार विमर्श करना। तो इसके अंतर्गत रूसो ने जो कला और विज्ञान है, आर्ट और साइंस है, उसका मानव के नैतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बताया है। तो इस बुक में कला और विज्ञान ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है, रूसो ने ये बात बताई है। तो डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज जो बुक है, इसमें रूसो कहता है कि कला और विज्ञान ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि कला और विज्ञान से मनुष्य में तर्क शक्ति आ गई है, और एक तर्क शक्ति वाला प्राणी या फिर एक विचारशील प्राणी नैतिक रूप से गिरा हुआ होता है। दूसरी बुक है डिस्कोर्स ऑन दी ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इसको हिंदी में बोलेंगे विषमता पर वार्ता। इसमें रूसो ने बताया है कि समाज में विषमता या असमानता किस प्रकार पैदा हुई है। तीसरी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक समझौता, और यह बुक लिखी गई थी 1762 में। रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सबसे मोस्ट बुक है। ज़्यादातर एग्जाम में आपको यही पूछी जाती है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी लिखी है? रूसो की लिखी हुई है। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी प्रथम पंक्ति और इसकी जो अंतिम पंक्ति है वे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रथम पंक्ति है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह सभी जगह है जंजीरों में जकड़ा रहता है। यानी कि मनुष्य जब पैदा होता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन उसके बाद वह समाज की बेड़ियों से या जंजीरों से जकड़ा रहता है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सबसे लास्ट लाइन है, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। देखो, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, इसका मतलब है कि मनुष्य को सामान्य इच्छा की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। सामान्य इच्छा क्या होती है, ये हम जब आगे दूसरे वीडियो बनाएंगे रूसो के लिए, तो उसमें हम समझ लेंगे कि सामान्य इच्छा क्या होती है। लेकिन यहाँ पर जो रूसो ने लिखा है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, इसका मतलब है कि मनुष्य को सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य
किया जा सकता है। अब चौथी बुक है द इमाइली। ये भी 1762 में ही लिखी गई थी, लेकिन पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी गई थी और उसके बाद में द इमाइली लिखी गई थी। तो अब इसके अंदर देखते हैं, यह पुस्तक शिक्षा पर है। रूसो ने धार्मिक शिक्षा का विरोध किया है। इसी पुस्तक में प्रकृति की ओर लौटने का नारा दिया गया है। तो जो रूसो है वो अपनी पुस्तक द इमाइली में, जो कि शिक्षा पर आधारित है, उसमें रूसो ने धार्मिक शिक्षा का विरोध किया है और प्रकृति की ओर लौट चलने का आह्वान किया है। तो ये तो गई रूसो की महत्वपूर्ण पुस्तकें या महत्वपूर्ण लेख। अब थोड़ा सा रूसो का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। रूसो आधुनिक युग का एक अत्यंत प्रतिभाशाली फ्रांसीसी दार्शनिक था। 1750 में डिजोन की, या जिसको दिंजो भी बोलते हैं, डिजोन की अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का विषय था, क्या विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया है अथवा उसे विशुद्ध किया है। रूसो ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपने निबंध में लिखा कि विज्ञान और कला ने मनुष्य का पतन किया है। रूसो को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो रूसो ने 1750 में एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था और इस निबंध प्रतियोगिता का विषय था कि विज्ञान तथा कला की प्रगति ने मनुष्य को भ्रष्ट किया है अथवा उसको परिष्कृत किया है। तो रूसो ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और कहा कि विज्ञान तथा कला ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है। विज्ञान तथा कला के कारण या फिर सभ्यता के विकास के कारण मानव नैतिक रूप से भ्रष्ट हो गया है। और रूसो को इस विचार के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब आगे देखते हैं। 1754 में रूसो ने पुनः निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। इस समय इस प्रतियोगिता का विषय था असमानता का उद्भव, यानी कि ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि जो विषमता है या असमानता है वह किस प्रकार पैदा हुई है। इस निबंध में रूसो ने असमानता के लिए निजी संपत्ति को उत्तरदायी ठहराया और इसके साथ ही रूसो ने जो फ्रांस का राजतंत्र था उसकी भी आलोचना की थी। यह निबंध पिछले निबंध से भी अच्छा था, लेकिन इसमें व्यक्त विचार अधिकारियों के विचारों से नहीं मिलते थे, इसलिए रूसो को पुरस्कार नहीं मिला। इस कारण समाज के प्रति उसके विचारों में कटुता आ गई थी। यानी कि जब रूसो ने पिछले निबंध से भी अच्छा निबंध लिखा फिर भी उसको पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि फ्रांस के अधिकारी रूसो के विचारों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए रूसो को पुरस्कार नहीं मिला। इस वजह से रूसो समाज से दूर हो गया। समाज के प्रति उसके विचारों में कटुता आ गई, यानी कि वह समाज को बुरा मानने लगा। अब आगे देखते हैं। पेरिस के कृत्रिम जीवन से दूर प्रकृति की गोद में रहते हुए रूसो ने जब द इमाइली तथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की तो उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। यानी कि जब जो असमानता का उद्भव है उस निबंध में जब रूसो ने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि असमानता का उदय निजी संपत्ति के कारण हुआ है, तो अधिकारियों ने उसे पुरस्कार नहीं दिया। इससे वह समाज से नाराज हो गया, समाज को बुरा मानने लग गया और सामाजिक जीवन से दूर होकर के प्रकृति की गोद में रहने लगा। और प्रकृति की गोद में रहते हुए रूसो ने 2 ग्रंथों की रचना की, द इमाइली तथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इन दोनों रचनाओं में इतने क्रांतिकारी विचार थे कि इन दोनों रचनाओं के कारण रूसो की ख्याति चारों ओर फैल गई। द इमाइली ने तो फ्रांस में क्रांति सी उत्पन्न कर दी। उसके क्रांतिकारी विचारों से शासक और पादरी उसके विरुद्ध हो गए।
1762 में उसकी गिरफ्तारी का आदेश निकाला गया। तो जो उसने इमाइली में रूसो ने कहा था कि धार्मिक शिक्षा से दूर रहो और प्रकृति की ओर लौट चलो, तो धार्मिक शिक्षा का विरोध करने के कारण शासक और जो चर्च के पादरी थे वे रूसो के विरुद्ध हो गए और इस कारण 1762 में रूसो की गिरफ्तारी का आदेश निकाला गया। प्राण रक्षा के लिए वह जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में भटकता रहा। 1766 में इंग्लैंड में A.O. ह्यूम ने उसे शरण दी। वहाँ एडमंड बर्क भी उसका मित्र बन गया। ह्यूम ने अपने प्रभावशाली मित्रों की सहायता से यह व्यवस्था कर दी कि रूसो को गिरफ्तार न किया जाए, यानी कि जब रूसो वापस इंग्लैंड से फ्रांस चला गया तो A.O. ह्यूम ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए रूसो के लिए यह व्यवस्था कर दी कि जब वह फ्रांस में जाए तो उसकी गिरफ्तारी ना हो। रूसो ने जीवन के अंतिम 11 वर्ष पेरिस में व्यतीत किए। पेरिस यानी कि फ्रांस में। रूसो को आधुनिक युग में समुदायवाद का प्रणेता माना जाता है। और समुदायवाद का प्रणेता क्यों माना जाता है? उसकी सामान्य इच्छा के सिद्धांत के कारण, क्योंकि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वह पूरे समुदाय का या पूरे समाज का कल्याण करने वाली इच्छा है। इसलिए रूसो को आधुनिक युग में समुदायवाद का प्रणेता माना जाता है। और प्राचीन समय में समुदायवाद का प्रणेता अरस्तु को माना जाता है। रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कट्टर समर्थक माना जाता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कट्टर समर्थक क्यों माना जाता है, ये आगे हम जब उसकी सामान्य इच्छा का सिद्धांत पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। तो रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक पिता कहा जाता है, क्योंकि रूसो ने समानता संबंधी विचारों पर बल दिया था और जो फ्रांस की क्रांति थी उसका भी एक नारा था समानता। एडमंड बर्क ने रूसो को राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात कहा है। तो सुकरात कौन था? प्लेटो का गुरु था और एडमंड बर्क ने रूसो को राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात कहा है, क्योंकि रूसो भी ऐसे क्रांतिकारी विचार दे रहा था जैसे सुकरात ने दिए थे और सुकरात को फिर जहर देकर के मार दिया गया था और रूसो के साथ भी लगभग यही हो रहा था। रूसो को फ्रांस में तरह तरह से परेशान किया जा रहा था, लेकिन रूसो ने अंतिम समय तक अपने विचारों को नहीं छोड़ा। इसीलिए एडमंड बर्क ने रूसो को राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात कहा है। तो आज तो हमने रूसो की जो रचनाएं हैं और उसका जो सामान्य परिचय है वो पढ़ा है और आगे के जो वीडियो होंगे उसमें हम रूसो के विषमता संबंधी विचार पढ़ेंगे और उसकी प्राकृतिक व्यवस्था संबंधी विचार पढ़ेंगे।